संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण के बारे में हम बात करें। देखिए, हम सबको पता है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और इस चक्कर लगाने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कहलाता है कक्षक चुंबकीय आघूर्ण। जबकि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, अक्ष पे भी गोल गोल घूम रहा है। इसके कारण उत्पन्न हुए चुंबकीय आघूर्ण को हम कहते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब भी कोई आवेश वृत्ताकार गति करता है, गोल गोल घूमता है, तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन दो तरह के वृत्ताकार गति करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर, तो इससे उत्पन्न हुआ चुंबकीय आघूर्ण बहुत क्षीण होता है, बहुत कमजोर टाइप का होता है, वो कहलाता है कक्षक चुंबकीय आघूर्ण। जबकि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर जो स्पिन करता है उससे उत्पन्न हुआ चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब चुंबकत्व से रिलेटेड कुछ शब्द बार बार आएंगे, उन शब्दों के बारे में हम जान लें। पहला है चुंबकीय प्रेरण। पहला शब्द है चुंबकीय प्रेरण। इसको हम बी से दर्शाते हैं। वास्तव में जब हम किसी चुंबक को किसी पदार्थ के पास लेके आते हैं, जैसे आप चुंबक को लोहे के पास लेके आइए, तो लोहे में भी कुछ चुंबक वाले गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब लोहा भी दूसरे लोहे को आकर्षित करने लगता है। तो किसी चुंबक की उपस्थिति में, यानी किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ में खुद कितना चुंबकत्व उत्पन्न हुआ है, इसको कहते हैं हम चुंबकीय प्रेरण। और चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स घनत्व यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं के घनत्व से दर्शाया जाता है। ज्यादा बल रेखाएं हैं तो ज्यादा प्रभावशाली चुंबक बनेगा। ठीक है, अब आते हैं पारगम्यता या चुंबकशीलता। दूसरा, ये म्यू से दर्शाया जाता है। ये हमको बताता है कि वायु की तुलना में हमारे पदार्थ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व कम है या ज्यादा है। ठीक है ना, यानी वायु की तुलना में हमारा पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कैसा व्यवहार दर्शा रहा है। तो इसको हम दर्शाते हैं म्यू इक्वल्स टू बी हमारे पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं बटा एच बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं का घनत्व है। ठीक है, तो ये हमारे प्रति, ये हम ये कहें कि इसका अनुपात होता है। इसके बाद आते हैं चुंबकीकरण की तीव्रता। तीसरा शब्द है चुंबकीकरण की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो प्रति इकाई आयतन चुंबकीय आघूर्ण को हम नाम देते हैं। तो एक इकाई आयतन कुल पदार्थ के में जितना चुंबकत्व उत्पन्न हुआ उसको हम उसके आयतन से भाग दे देंगे। तो चुंबकीकरण की तीव्रता के बराबर हमको मिलता है m बटा v, जहां m हमारा है चुंबकीय आघूर्ण, के चुंबकीय आघूर्ण की चुंबकत्व की या चुंबकीकरण की तीव्रता, और v आयतन। ठीक है, अब आते हैं एक और शब्द पे, और ये है चुंबकीय सुग्राहिता।
चुंबकीय सुग्राहिता क्या है, इसको काई से दर्शाते हैं। एक्स जैसा होता है, एक तरफ को बड़ा कर देंगे आप, ठीक है ना, तो ये ऐसा और ऐसा जाएगा, ठीक। काई तो मैं बना देता हूं, ठीक। तो काई क्या है? चुंबकीय सुग्राहिता चुंबकीकरण की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात से दर्शाया जाता है, यानी K बराबर I अपॉन H, ठीक। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा एक गलत किया, ये आई तीव्रता आई से दर्शाई जाएगी और के जो है चुंबकीय सुग्राहिता, शुरुआती चुंबकीय सुग्राहिता है, के बराबर आई बटा एच होगा। अब हम देखेंगे कि ग्राम चुंबकीय सुग्राहिता क्या है, तो काई जी बराबर हम लिखते हैं के बटा घनत्व, और अगर आणविक सुग्राहिता निकालनी हो तो इसमें हम गुणा कर देंगे m का, m गुणा k अपॉन d। ध्यान रखिए ये m नहीं है, तो मैं इसको स्मॉल m कर देता हूं। ये ग्राम आणविक द्रव्यमान है, ठीक है, तो k m बटा d। तो ये कुछ जनरल नॉलेज की चीजें हैं। जो शब्द बोले कि भाई चुंबकीय सुग्राहिता मतलब क्या, तो हाँ भाई चुंबकीय सुग्राहिता मतलब तीव्रता बटा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के प्रति व्यवहार के आधार पर पदार्थ कुछ चार पांच टाइप में बांटे गए। कौन कौन से हैं? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, लघु लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, 5 टाइप से। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पहला प्रकार प्रतिचुंबकत्व। जब किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें और वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल की ओर जाने लगे, मतलब चुंबक से दूर भागने लगे, तो हम कहेंगे ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय है। कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए आपने एक ये नॉर्थ पोल ले लिया है शू हॉर्स वाले में, और एक साउथ पोल ले लिया आपने चुंबक का, बीच में आपने एक कटोरी रखी और कटोरी में पिघला हुआ आपने पदार्थ रख दिया, तो शुरू में ऐसा रहेगा, बाद में ये क्या होगा, ऐसे उठ जाएगा। मतलब ये न तो नॉर्थ की ओर जाना चाह रहा है अंदर, साउथ भाग रहा है इन दोनों से, तो बीच में उठ जाएगा। या फिर अगर आप एक ट्यूब ले लें, यू आकार की ट्यूब ले लें, जिसमें एक तरफ केशिका नली हो, खैर मैं ट्यूब नॉर्मल ले रहा हूं, और आपने क्या किया कि इसमें हमारे पदार्थ को खोल लिया, आपको नहीं पता कि ये चुंबक से आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित, और एक ट्यूब के साइड में आपने नॉर्थ और साउथ पोल चुंबक का लगा दिया। अगर इस साइड का तल नीचे चला जाए, यानी लिक्विड चुंबक से दूर भाग रहा है, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर तीव्र चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबक की ओर से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, वो कहलाएंगे आपके प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। अब ये प्रतिलौह चुंबकत्व क्यों आया? जब हमने नीचे की ओर देखा, इसमें इनके डिटेल में देखा, तो हमने पाया कि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं?
युग्मित होते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसके युग्मित इलेक्ट्रॉन एक बंद संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, एक बंद क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और जब हम बाहर से जो चुंबक क्षेत्र लगाते हैं, मान लो हमने हमारे पदार्थ को ले लिया और बाहर से चुंबकीय क्षेत्र दिया, तो इसके अंदर के जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चुंबक के विरुद्ध एक अपना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। इसलिए ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। ध्यान रखें, चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रखने पर बंद कक्षाएं इस प्रकार प्रभावित होती हैं कि सभी कक्षाएं लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करती है। ये चुंबकीय आघूर्ण ही प्रति चुंबकत्व कहलाता है। अब यह ध्यान रखिए कि जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और युग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी अणु में कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और कुछ युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रतिचुंबकत्व भी होगा और अनुचुंबकत्व भी होगा। और होता यह है कि जो प्रतिचुंबकत्व है वो आकर्षण यानी अनुचुंबकत्व की तुलना में सिर्फ 10% ताकतवर होता है, मतलब बहुत कमजोर होता है। इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देता है, आपको लगता है सिर्फ आकर्षण है, प्रतिकर्षण नहीं हो रहा। पर ऐसा नहीं है, प्रतिकर्षण भी हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। दूसरा हम देखेंगे, इसमें गणना और एक छोटा सा सूत्र दिया हुआ है। अनुचुंबकत्व क्या है? अब अगली चीज पे आते हैं, अनुचुंबकत्व दूसरा। अगर आपका पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर आकर्षित होता है, पहले बराबर लेवल था, अब ये नॉर्थ की ओर चला जाएगा, साउथ की ओर चला जाएगा, बीच में कम हो जाएगा। तो ये नॉर्थ की ओर भी आकर्षित हो रहा है, साउथ की ओर भी आकर्षित हो रहा है, मतलब कुल मिला के चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसे ही इसमें इस बार लेवल इधर का ऊंचा उठ जाएगा और इधर का नीचे हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, वो कहलाएंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ में इसके अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति क्या है? हमने देखा कि इन अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हर इलेक्ट्रॉन अपना एक चुंबकीय आघूर्ण रखता है। तो इसका मतलब हर वो अणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, उसका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो मान लीजिए कि हमारा ये पदार्थ है और इसमें हर एक अणु अपने आप एक चुंबकीय आघूर्ण रखता है। ये एक एक अणु है, ठीक है। ये रैंडम है, आड़े टेढ़े रखे हुए हैं, इसलिए नॉर्मली देखे जाने पे ये चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करते। लेकिन जैसे ही बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखा गया, नॉर्थ और साउथ के बीच में, ये तुरंत अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष क्या कर लेते हैं? समानांतर व्यवस्था में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है तो ये भी अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित कर लेते हैं। 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात, अनुचुंबकीय पदार्थ के अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपना एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण का योगदान देता है। अतः
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त अणु अपने आप में एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिसका एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। पदार्थ के अंदर ऐसे अणु एक तीर से दर्शाए गए हैं जो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण सामान्य तौर पे इनमें कोई चुंबकीय आघूर्ण देखने को नहीं मिलता। साधारण लोहा ले लो, उसको किसी दूसरे लोहे के पास ले जाओ, कुछ नहीं चिपकेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप एक चुंबक के संपर्क में लोहे को लेके आते हो, लोहे के अणु या कण अपने आप को बाह्य चुंबकीय बल रेखाओं के सापेक्ष समानांतर व्यवस्थित कर लेते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि हम ये देखते हैं कि जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित स्थायी चुंबकों की तरह कार्यरत परमाणु एवं अणु स्वयं को क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित कर लेते हैं और इस प्रकार ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इन पदार्थों के इकाई आयतन में परमाणु और अणुओं की संख्या निश्चित होने के कारण इनकी चुंबकीय सुगमता बाहर लगाए गए चुंबकत्व के ऊपर निर्भर नहीं करती। मतलब बाहर आप प्रबल चुंबक लगाओ, दुर्बल चुंबक लगाओ, इनको जितना आकर्षित होना है उतना ही होंगे, ठीक है। अच्छा, इन पदार्थों की चुंबकीय सुग्राह्यता ताप पर निर्भर करती है और ताप के लिए जो क्यूरी का समीकरण है, काई अनुचुंबकत्व जो है वो बराबर है C/T, यानी ताप बढ़ाने पर अनुचुंबकत्व घटता जाता है। ये दो बातें हो गई अपनी, है ना, दो टॉपिक हुए। अब हम आएंगे तीसरे टॉपिक पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लौह चुंबकत्व। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बड़ी तीव्रता से, बड़ी तेजी से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो बारी आती है अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय में क्या अंतर है। लौह चुंबकीय पदार्थ ज्यादा तेजी से और ज्यादा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ दुर्बल तरीके से, या हम ये कहें आकर्षित तो होता है पर उतना प्रभावशाली तरीके से आकर्षित नहीं होता है। तो अब लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या खास है, उसकी संरचना को देखें तो लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय अणु, यानी पहली बात यहां भी अणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक अणु या परमाणु अपने आप में एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है और ऐसे स्वतंत्र चुंबक अपने अपने समूह बनाते हैं। हर एक समूह में जितने भी अणु होंगे, इन सब का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। लेकिन अलग अलग समूहों के अणुओं की जो संरेखण की दिशा है वो अलग अलग हो सकती है। तो एक समूह ये हुआ, ये दूसरा समूह, ये तीसरा, ये चौथा। आप देखो समूह एक में जितने भी तीर हैं वो एक ही दिशा में है। समूह दो में जितने तीर हैं वो सब एक ही दिशा में है। समूह तीन के तीर एक ही दिशा में है, समूह चार के तीर एक ही दिशा में है। लेकिन समूह एक के तीर और दो के तीर, या एक के और तीन के, या दो के और तीन के, या एक के चार के, ये अलग अलग दिशा में। इन एक जैसे समूहों को डोमेन कहा जाता है। समूह, डोमेन, समूह, ठीक। एक डोमेन में लगभग 10⁻17 से लेकर 10⁻21 परमाणु तक हो सकते हैं। पर अब देखिए इनकी व्यवस्था ऐसी है, सामान्य तौर पे डोमेनों की व्यवस्था इस तरीके से होती है
कि एक डोमेन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे डोमेन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से नष्ट हो जाता है और रिजल्ट होता है 0। लेकिन जैसे ही इन पदार्थों को बाहर के चुंबक के संपर्क में लाया जाता है, सारे डोमेन अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक ही दिशा में संरेखित कर लेते हैं। सारे डोमेन जो है ये अपने आप को क्या कर लेंगे, एक ही दिशा में अरेंज कर लेंगे। और जब सारे डोमेन अपने आप को एक ही दिशा में अरेंज कर लेंगे तो ये प्रबलता से आकर्षित होता है। समूह का समूह एक तरफ जा रहा है तो प्रबलता से आकर्षित होता है। यह ध्यान रखना है कि चूंकि डोमेन को एक ही दिशा में करने के लिए क्षेत्र की शक्ति का प्रभाव महत्वपूर्ण है। कमजोर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा डोमेन को अपने साथ नहीं ले पाएगा। तो ऐसे में बाहर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति जितनी बढ़ाएंगे उतने ज्यादा डोमेन भी उस दिशा में आकर्षित होंगे और आकर्षण बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रतिलौह चुंबकत्व या प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। चौथा है हमारा प्रतिलौह चुंबकत्व। ये क्या है? कभी कभी हम ऐसे पदार्थ देखते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इसका व्यवहार प्रतिचुंबकीय या बहुत दुर्बल अनुचुंबकीय जैसा है। तो हमारे को तो लगता है अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होना चाहिए, पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या है, प्रतिलौह चुंबकीय। इनमें भी डोमेन पाए जाते हैं। जैसे ये पाया जा रहा है वैसे ही इनमें भी डोमेन पाए जाते हैं और डोमेन का गुण बिल्कुल सेम होता है लौह चुंबकीय पदार्थ के जैसे। लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब हम इन पदार्थों को रखते हैं तो इनके आधे डोमेन अपने आप को क्या कर लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के समानांतर और आधे अपने आप को चुंबकीय बल रेखाओं के ठीक अपोजिट व्यवस्थित कर देते हैं। तो ऐसे में डोमेनों के चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और यह आकर्षित होने की बजाय हल्का सा प्रतिकर्षित या बहुत कम आकर्षित होता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रतिलौह चुंबकीय कुछ पदार्थों के उदाहरण है वो आप बुक में देख के पढ़ सकते हैं। मुख्य बातें मैं बताते चल रहा हूं। प्रतिलौह चुंबकत्व किसको कहते हैं, सॉरी फेरी चुंबकत्व या लघु लौह चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व क्या है? वास्तव में यह भी लौह चुंबकीय का ही एक रूप है। इसमें क्या होता है कि जो डोमेन है या जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन फिर भी बच जाते हैं। यानी एक तरह से समझो कि प्रतिलौह चुंबकत्व में 50% क्लॉकवाइज और 50% एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो पूरा 0 हो गया रिजल्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, 55% क्लॉकवाइज है और 45% एंटी क्लॉकवाइज है, तो 10% बच जाता है। तो ऐसे पदार्थ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और डोमेन होने के बावजूद भी दुर्बल चुंबक की तरह व्यवहार या दुर्बलता से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। ये कहलाएंगे फेरी चुंबकीय पदार्थ।